वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल फायर मेस 02। मैं हूं अरुण चौधरी। हम जो हमारी आगामी परीक्षा है उसके लिए मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम डेली लगभग 20 प्रश्नों के ऐसे 20 प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा में संभवित है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, आपको इसको हल करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर बताना है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए हल करिए। पहला सवाल क्या दे रखा है? किसी एक संख्या का 1/3 14 है तो संख्या का 30% क्या होगा? ठीक है, उसने 1/3 दिया है। 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, आधा का मतलब होता है 1/2। ठीक है, हम जब भी आधे की बात करते हैं तो गणित में उसको कैसे लिखते हैं? तो गणित में उसको लिखते हैं 1/2। ठीक है, जब भी सवाल हमारा आधा बोले तब हम उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं 1/2। लेकिन यहाँ पे सवाल ने आधा नहीं बोला है। ठीक है, क्या बोला है? 1/4। ठीक है, अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। तो चलिए क्या बोला सवाल ने? किसी एक संख्या का 1/4। 1/4 का मतलब होता है 4 होता है। 1/3 दे रखा आपके सवाल ने। ठीक है, आपके सवाल ने किसी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका 1/3 कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। 14 दे रखा है तो पूरा कितना हो जाएगा? 14 14 14 28 14 42। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 42। ठीक है, ये आगे समझ में। मान लो संख्या 1 से उसका 1/3 14 है तो पूरा भाग क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो ऐसे समझना कि मान लो ये पूरी एक संख्या है। ठीक है, अब उसने बोला कि इस संख्या का 3 में से 1 भाग। तो ये मैंने 3 भाग बना लिया। उसने बोला कि जो 3 में से 1 भाग है वो कितना है? वो हमारे पास है 14। अच्छा, ये अगर ये 14 है तो ये भी हो जाएगा 14 और ये भी हो जाएगा 14, क्योंकि हमारे सभी भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक भाग का मान 14, दूसरा का भी 14, तीसरा का भी 14, तीनों को हम जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा? 42 आ जाएगा। अब सवाल में आगे क्या पूछा है? उस संख्या का 30% क्या है? अब 42 का 30% निकाल लीजिए। ठीक है, चलो काटेंगे। पहले ये कट गया। ठीक है, 2 से काटेंगे। 2 5 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2। कितना आ गया? 21 बचा है। यहाँ पे 21 बचा है, 3 बचा है। 21 में 3 का गुणा करेंगे तो 63/5। ठीक है, क्या 63/5 हमारे विकल्प में है उत्तर? बिल्कुल भी नहीं है। जब भी ऐसी कोई भिन्न आती है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है उसके 2 उत्तर हो सकते हैं, या तो वो दशमलव में हो सकती है या फिर मिश्र भिन्न में हो सकती है। तो हमारे सवाल में मिश्र भिन्न और दशमलव दोनों में दे रखे। ठीक है, चारों विकल्प। तो हम पहले इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5 से भाग लगाएंगे। 5 एकम 5, 1 3, 5 गुना 10, कितना बचा? 3। तो इस 3 को यहाँ पे लिखा, 5 को यहाँ पे लिखा। ये मिश्र भिन्न में हो चुकी है। क्या 12 सही 3/5 हमारे चारों विकल्प में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग लगाते हैं। तो 5 से भाग लगाएंगे। 5 एकम 5, बचेगा 1 3 13, 5 गुना 10, बचे कितने? 3। ठीक है, और 5 6 हो गया 30। क्या आ गया हमारा? 12.6। क्या 12.6 हमारे चारों विकल्प में है? बिल्कुल है, विकल्प नंबर बी। तो आप लोगों का कौन सा विकल्प हो गया बिल्कुल सही? विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए और हल करिए। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? ठीक है, उसको पढ़ना है और हल करना है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। 25 तथा 35 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 500 प्राप्त हो जाए? ठीक है, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। उसने बोला है 2 संख्या दे रखी। कौन कौन सी दे रखी है आपके सवाल में? एक दे रखी है 25 और एक दे रखी है 35। उस संख्या का गुणनफल करना। ठीक है, तो सवाल ने बोला कि 25 और 35। अच्छा, इन दोनों का क्या है? तो इन दोनों का गुणनफल करना है।
और इन दोनों का जो गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। और जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो आपको बताना कि इसमें से किसको घटाएं कि 500 उत्तर आ जाए। ठीक है, तो देखो हम 25 में 35 से गुणा करेंगे, 35 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 का पारा 5 बार बोलेंगे कितना आएगा 125, हंसला है 12, 25 के 75 और 12, 75 और 12 दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 875। उसने बोला कि जो 875 है इसमें से हम कितना घटाएं कि 500 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 5, ठीक है, 500 को इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5, 7 और 3, 375। मतलब ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया है, ठीक, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया वो कितना है, वो है 875। अब हमारे सवाल ने बोला है कि जो 875 है उसमें से कितना घटा देंगे तो हमें 500 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसमें से 375 घटा देंगे। ये कैसे पता चला, हमने 875 में से 500 को घटा दिया। ठीक है, तो इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गए तो 0, 7 में से 7 गए तो 0, 8 में से 3 गए तो 5 आ गया उत्तर। उसने बोला था इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में से क्या घटाएं कि उत्तर 500 आ जाए। तो क्या घटाएंगे हम 375, विकल्प नंबर बी। ठीक है, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर बी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक संख्या दे रखी है 8436। उसने बोला है इसमें से हम क्या घटाएं जो इसका परिणाम मिलता है उसमें किससे 15 से पूरा भाग चला जाता है, यही उसने बोला है। ठीक है, हम इसमें से 1 को घटाएं, हम इसमें से 2 को घटाएं, हम इसमें से आखिर क्या घटाएं। ये हमारे सामने जो 4 विकल्प दे रखे हैं उसमें से किस संख्या को घटाएं कि जो परिणाम आता है वो पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चारों विकल्पों को या तो रख के देख लेंगे कि इसको घटाए तो उत्तर आ रहा है, पहले विकल्प को घटाने पर उत्तर आए, दूसरे को घटाने पर उत्तर आ रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है कि हम इस संख्या में 15 से भाग लगाएंगे। जब हम 15 से भाग लगाएंगे और जो शेषफल बचेगा बस उसी को हम घटा देंगे। ठीक है, तो देखो 15 से भाग लगाते हैं तो किन दोनों को पहले लेंगे। ठीक है, अब 15 का पारा बोल के हमको 84 या 84 से कम लाना है। तो 15 का पारा कितनी बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे। ठीक है, 15 पंज 75। ठीक है, घटाएंगे, ये 8 है, 1 इसको देगा तो ये हो जाएगा 14 और ये बचेगा 7। 14 में से 5 गए तो 9 और 7 में 7 गए तो 0, ऊपर से उतारेंगे हम 3। अब 15 75 और 15 6 90। कितनी बार बोला मैंने, 6 बार बोला। ठीक है, मैं घटा दूंगा, 3 बचेगा, 9 में से 9 गए तो 0, ऊपर से उतारा 6। अब 15 का पारा बोल के मुझे 36 या 36 से कम लाना है। तो मैं कितनी बार बोलूंगा, 15 दूना 30। कितनी बार बोला मैंने, 2 बार बोलने पे मुझे उत्तर मिला 30। इसको घटाएंगे, 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 और 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0। मतलब ये कि अगर ये जो 36 है इसकी जगह पे अगर 30 होता तो पूरा भाग चला जाता। मतलब ये संख्या कितना अधिक है, ये संख्या 6 अधिक है। मतलब 8436 में से मैं 6 को घटा दूं तो जो उत्तर आएगा उसमें 15 से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, आ गया इस प्रश्न का उत्तर। क्या घटाया जाए, हमने घटाया क्यों है, क्योंकि हमारे प्रश्न ने बोला है कि इसमें से क्या घटाए, क्योंकि देखो भाग लगाने पर 6 अधिक हो रहा है तो हम 6 को ही घटाएंगे तो जो भागफल आएगा उसमें पूरा भाग चला जाएगा। हो गया स्पष्ट। चलिए, तो कौन सा आ गया, विकल्प नंबर सी। ठीक है, विकल्प नंबर सी जिन लोगों ने भी बताया है उनका बिल्कुल सही है। हो गया स्पष्ट क्यों घटाया। देखो, एक तो ये होता है तरीका, दूसरा ये होता है कि आप चारों विकल्पों को घटा के भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। रुपए दे रखे हैं उसने 2500 रुपए का, क्या बोला उसने 8.4
प्रतिशत। ठीक है, उसने बोला है कि 2500 का, ठीक है, 2500 का 8.4% क्या होगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे सवाल में है का मतलब हमने पहले ही पढ़ा है, का मतलब होता है गुणा, तो हम इस का को हटा के इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 8.4% है अभी हमारे पास। तो देखो हम पहले भी इस बात पे डिस्कशन हो चुका है कि जहां पर भी आपको प्रतिशत दिखे, प्रतिशत को हटा के उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, हम बटे में 100 लिखेंगे। तो ये लिख दिया मैंने 2500 गुणित 8.4। अब मैं इस प्रतिशत को हटा के इसके बटे में क्या लिखूंगा, 100 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हम जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो उसके जो भी संख्या होती है उसके बटे में 100 लिखते हैं, और किसी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है तो उसमें क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखो ये दशमलव है। ठीक है, दशमलव को क्या करूंगा मैं, नीचे गुणा का चिन्ह लगाया, दशमलव हटाया मैंने तो नीचे लिखा 1। दशमलव के बाद कितने हैं कि 1, तो मैंने लगा दी 1 जीरो। ठीक है, तो ये बन गया मेरा बिना दशमलव को। अब मैं इसको क्या करूंगा, काट लूंगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 5 से काटेंगे, 25, 5 दूना 10, क्या बचा है 5 गुणित 84 बटे 2। फिर मैं 84 को काटूंगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, मतलब क्या बचा है 5 गुणित 42। इस 5 का गुणा मैं 42 में करूंगा तो क्या आएगा, 5 दूना 10, हासिल आया 1, 5 चौक 20 और 1 21, मतलब मेरा उत्तर क्या आ गया 210। ठीक है, 210 है आपके विकल्प में, बिल्कुल है विकल्प नंबर डी। ठीक है, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर डी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया स्पष्ट कैसे उसने का भी दे रखा है और प्रतिशत भी दे रखा है। हमने क्या किया, का को भी हल कर लिया और प्रतिशत को हटा के उसके बटे में 100 लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करना है अब आपको। ठीक है, अपने जो उत्तर है उनको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना। ठीक है, टोटल देखो मेरे पास 850 रुपए हैं। ठीक है, 850 रुपए जब मेरे पास हैं, कैसे हैं, मेरे पास 100 के 8 नोट हैं और एक 50 का नोट है। टोटल मेरे पास कितने हैं, 850 रुपए हैं। ठीक है, मुझे इसको 10-10 के नोट में बदलना है। ठीक है, तो मैं 10-10 के नोट मुझे कितने मिलेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक अगर मैं नोट लूंगा तो कितने रुपए आएंगे, 10 रुपए। अगर मैं 10 नोट लूंगा तो कितने आ जाएंगे, 100 रुपए आ जाएंगे मेरे को। ठीक है, 100 रुपए अगर मेरे पास है और उनको 10-10 रुपए में बनाना है तो मेरे पास नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको बताना है कि जो 850 रुपए हैं, तो अगर मैं इनको 10-10 रुपए में कन्वर्ट करता हूँ या 10-10 रुपए में बदलता हूँ। ठीक है, मान लो आप दुकानदार के पास गए, ठीक है, आपको 10-10 रुपए के नोट की जरूरत है, आपने उसको 850 रुपए दिए, तो आपको बताना है कि दुकानदार आपको 10-10 के नोट की संख्या कितने देगा। ठीक है, मतलब उनकी संख्या बतानी है आपको। ठीक है, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे कि 8 को 50 में हम क्या करेंगे, 10 से भाग लगा देंगे। 10 से भाग लगा देंगे तो कितने नोट देगा मुझे, वो 85 नोट देगा। ठीक है, 10-10 के कितने नोट देगा, 85। अब 85 नोटों का मान कितना होगा, तो क्योंकि एक नोट का मूल्य 10 रुपए है तो 85 नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 850 रुपए। तो मुझे उसने नोट कितने दे दिए हैं, 85 नोट दे दिए हैं, विकल्प नंबर सी। ठीक है, जिन लोगों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे स्पष्ट। 850 रुपए थे और मुझे 10-10 के नोट चाहिए। ठीक है, मेरे पास टोटल 850 रुपए और मुझे क्या चाहिए, 10-10 के नोट चाहिए। तो मैं ये जो संख्या जो रुपए है उनमें, ठीक है, जो नोट की रुपए है उससे भाग लगा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नोटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिए। बहुत ही आसान प्रश्न, ठीक है, घुमा फिरा के आते हैं प्रश्न। ठीक है, बाकी रहते हैं बहुत ही आसान प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न करिए आप। एक आयत की विमाएं दे रखी है, कितनी दे रखी है, 96-48। विमाओं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। मतलब देखो विमा अगर उसने बोल दिया तो हम लंबाई को भी विमा बोल सकते हैं और चौड़ाई को भी विमा बोल सकते हैं।
मतलब उसमें जो लंबाई चौड़ाई होती है उन दोनों को साथ में विमाय बोला जाता है। और जब भी विमा शब्द का उपयोग होता है तो आपका सवाल जो रहेगा वो लंबाई चौड़ाई को इस रूप में देगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि आपके पास एक आयत है, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें से एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो आपको बताना कि कौन सी लंबाई और चौड़ाई है। तो जो 96 रहेगा वो हमारी लंबाई, क्योंकि आयत की लंबाई हमेशा अधिक होती है, और चौड़ाई क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी। यही बात है, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, इस आयत से कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक आयत का पूरा एक आयत है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे टुकड़ों में तोड़ना है, वर्ग के रूप में तोड़ना है। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब मुझे इसके वर्ग के रूप में तोड़ना छोटे छोटे, तो उसने एक वर्ग की एक भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। अगर एक 4 है, बाकी क्या हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, ठीक है। ये वर्ग है, ठीक है। अगर इसकी एक भुजा 4 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 4। तो मैंने आपको पहले भी बताया था है, जब किसी बड़े आयत घन को छोटे घन या वर्ग में उसको बदला जाता है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल जो है उसको ऊपर लिख देना है, बटे में छोटे वाले त्रिभुज जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल नीचे लिख देना है। क्योंकि हमें जो वर्ग है उसकी एक भुजा दे रखी है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुणित 4 हो जाएगा। अब हम इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12। क्या बचा हमारे पास, 96 19 3। हम क्या करेंगे, 96 में 3 का गुणा करेंगे, 3 6 18, हासिल आएगा 1, 3 नाम 27 और 28। कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, 288 वर्ग बनाए जा सकते हैं, ठीक है। विकल्प नंबर ए, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। हो गया स्पष्ट। एक बड़ा आयत था, उसको हमने छोटे छोटे वर्ग में हमने उसको काट दिया, ठीक है। या समझ लो कि आप बहुत बड़ा केक है, ठीक है, उस केक की लंबा चौड़ा, अब उसे छोटे एक आयत के रूप में वो, ठीक है, उसको बहुत लंबा है और चौड़ा भी है। अब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, तो जो छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनका क्षेत्रफल नीचे रखते हैं और बड़े वाले का क्षेत्रफल ऊपर रखते हैं। जब इसमें हम भाग काटते हैं तो जो भी उत्तर आता है वो उसकी संख्या हो जाती है, ठीक है। आइए इस पर, तो इसका कौन सा हो गया, विकल्प नंबर ए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है और उसने त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, बहुत ही आसान है। वृत्त किसे बोलते हैं, ये जो गोला होता है इसे ही हम वृत्त बोलते हैं। इसकी क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या को हम कैसे बताते हैं, त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, और सीधा हमारे पास क्या होता है, ऐसे सवालों के लिए सीधा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी लोगों को याद है, क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, तो आपको पता है, जो पाई हो उसका मान 22/7 रखना है, तो 22/7 गुणित r की घात 2। r कितना दे रखा आपके सवाल में, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 7 लिख दिए मैंने। तो देखो r की घात 2 का मतलब होता है r गुणित r, ठीक है। तो 22/7, एक r का मान कितना है, 7, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 7, इस 7 से 7 को काट लेंगे, क्या बचा है, 22 गुणित 7। 22 का 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 4 मसला है 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 क्या दे रखा उसने, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने भी ए किया है उनका बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि जब भी क्षेत्रफल की आपका सवाल बात करें तो उसमें मीटर की घात 2, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, या वर्ग मीटर ऐसा लिखा होना चाहिए, वर्ग शब्द का उपयोग होना चाहिए, या फिर मीटर की घात या सेंटीमीटर की घात 2 उसमें होना चाहिए। और जब आयतन की बात करें तभी मीटर की घात 3 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न हल हो गए, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, ठीक है, इन प्रश्नों के ऊपर बहुत प्रैक्टिस भी हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों के आंसर भी बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। चलिए एक आयत दे रखा है, देखो मैंने पहले भी बोल रखा है, जब भी सवाल आपका आयत
यह वर्ग का है, तो एक आयत को बना लेना है। ठीक है, मैंने एक आयत बना लिया है। ठीक है, इसका क्या दे रखा उसने, ठीक है, एक आयत बना लिया। इसका क्या दे रखा उसने, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, यही दे रखा है। फिर क्या बोला है, तो आयत के विकर्ण क्या होगा। बहुत बढ़िया है, विकर्ण की जो लंबाई पूछी है वो पूछा इसने, है ना। तो देखो, हम इसे इसका क्षेत्रफल अगर पूछता तो वो निकाल देते, क्योंकि हमारे पास लंबाई चौड़ाई है। अगर परिमाप पूछता तो वो निकाल देते, पर इसने पूछा है कि ये जो विकर्ण है उसकी लंबाई क्या होगी, तो सुन लेना। जैसे अभी इस आयत को छोड़ो, ठीक है, देखो ये जो आयत है ना, इसमें हम विकर्ण किसे बोलते हैं, पहले तो ये ध्यान देना। जो ये वाली लाइन होती है, इस कोने से इस कोने को जो टच करती है, तो ये पूरी लाइन को हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, इसे हम बोलते हैं विकर्ण। अपोजिट कोने को टच करेगी, यहां से उठेगी और यहाँ पे जो टच करेगी उसे हम बोलते हैं विकर्ण। एक विकर्ण ये हो जाता है और एक विकर्ण ये हो जाता है। तो आयत में कितने विकर्ण होते हैं, तो आयत में 2 विकर्ण होते हैं। कौन कौन से, एक तो ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। अब आपका जो सवाल है उसने इसकी लंबाई पूछी है। किसकी लंबाई, ये जो विकर्ण है ये कितना लंबा है। ठीक है, इस विकर्ण की क्या पूछी उसने, लंबाई पूछी है। ठीक है, तो देखो मैंने सिर्फ समझाया कि आयत में 2 विकर्ण होते हैं, बाकी हमको लेना कितना है, एक ही विकर्ण है। ठीक है, चाहे कौन सा भी ले लो, उत्तर एक ही आएगा हमेशा। ये आयत हो गया, ठीक है, इसकी लंबाई हो गई 4, चौड़ाई हो गई 3, और ये मैंने बना दिया विकर्ण। ठीक है, अब उसने पूछा कि जो विकर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लंबा है। तो देखो क्या ये एक अगर इसको मैं साथ ये मिटा देता हूँ, तो क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कोण मैंने बोला था कि जो आयत होते हैं उसका प्रत्येक जो कोना होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री का कोण बना और ये क्या बन गया हमारा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो पूरा आयत बन जाएगा। तो उसने इसकी लंबाई पूछी, क्योंकि इसकी लंबाई हम बिल्कुल बता सकते क्या हो जाएगी। मान लो इसकी लंबाई 1 से मान लिया, तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 2 बराबर 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2, 100 स्क्वायर बराबर 3 क्या 9 प्लस 4 चौक 16, 100 स्क्वायर बराबर 25। अब 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, 5 आ गई। हो गया स्पष्ट। देखो उसने आयत का विकर्ण पूछा, पर आयत का विकर्ण अगर हमें लंबाई और चौड़ाई पता है तो क्या कर सकते उस आयत का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं और विकर्ण भी बोलते हैं। और ये जो तिरछी लाइन होती है ना, इसे हम बोलते हैं विकर्ण। और एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं, एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हो गया स्पष्ट। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको। ठीक है, अगर इसको भी लंबाई चौड़ाई मानेंगे तो भी वही उत्तर 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र लग गया। कौन सा, समकोण त्रिभुज वाला जो हमने वीडियो में पढ़ा था, यही पढ़ा था कि आयत की ये वाली भुजा का वर्ग बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों, इस भुजा का वर्ग इसका वर्ग इन दोनों का भुजाओं का वर्ग का योग इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसको हमने मान लिया 100 और 100 का मान निकाले, तो 100 का मान कितना आ गया, 5। तो विकल्प नंबर ए, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिकांश बच्चे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं क्योंकि जो विकर्ण है वो शब्दों के लिए पहली बार उपयोग किया, पर यह सवाल आने की पूरी संभावना है। ठीक है, यही सवाल आने की, ऐसा लग रहा है कि यह सवाल आ सकता है। ठीक है, अगर आया तो उसमें लंबाई और चौड़ाई आपको यही मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखो ये सवाल को इसलिए शामिल किया क्योंकि ये समकोण वाले त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज का हमने पढ़ा था उस वो वाला सूत्र यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, उसी विधि से सवाल हल होगा। तो आयत में भी समकोण त्रिभुज का सूत्र लग सकता है। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए। अगला तो बहुत ही आसान है, 2 संख्याओं का मासप और लसप दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, हमको पता है सूत्र, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसप गुणित लसप। तो मसप आपका कितना दे रखा है, 4 और 20। ठीक है, तो 4 और गुणित 20 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए। ठीक है, विकल्प नंबर ए जिन लोगों ने बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कैसा आया, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कुछ नहीं सुधा एक सूत्र होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर
ठीक है, म स प गुणित ल स प, ठीक है, यही हमारा सूत्र होता है। और उसमें ये पूरा पूछा है कि दो संख्या गुणनफल क्या होगा। तो हमारे पास कोई थी ल स प और म स प, दोनों ही, तो दोनों का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो हमारे क्या आ गया, उत्तर आ गया। हो गया बहुत आसान है। चलिए अगला प्रश्न हल करिए। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक घनाभ का आयतन दे रखा है, ठीक है। घनाभ का आयतन का जब सवाल हम हल करते हैं तो आपको घनाभ का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। चलिए घनाभ का आयतन का सूत्र बताइए क्या होता है। घनाभ का आयतन बराबर, ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है घनाभ का, ठीक है। इसने घनाभ का आयतन दे रखा है तो हमने घनाभ का आयतन का सूत्र लगा लिया। अब आपके सवाल में आयतन दे रखा है, ये जो घनाभ का आयतन इतना जो पूरा लिखा है इसका मान उसने ऑलरेडी दे रखा है। क्या दे रखा है, 6000। उसने बोल दिया कि जो घनाभ का आयतन है वो बराबर है किसके, 6000 की। तो इस पूरे की जगह आपको क्या रख देना है, 6000 रख देना। आगे क्या है, उसकी चौड़ाई, चौड़ाई दे दी उसने, कितनी दे दी, 20, और ऊंचाई दे दी 10, ठीक है। उसने क्या पूछा है, लंबाई, तो 20 गुणित 10, यही आपका सवाल है, ठीक है। अब देखो ये दोनों गुणा में है तो इसके कहाँ पे आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। 6000 बटे में 20 गुणित 10 बराबर क्या हो गई, लंबाई। काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 दिया 6। तो हमारी जो लंबाई है वो कितनी आ गई है, 30 आ चुकी है। 30 क्या आ चुकी है, सेंटीमीटर या मीटर है। तो आपको ये देखना होगा कि जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हमारा उत्तर भी क्या में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। विकल्प नंबर बी, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर बी किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो उसने घनाभ का आयतन नहीं पूछा है, अगर घनाभ का आयतन आपसे पूछा जाता तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई देता, लेकिन उसने क्या किया है कि घनाभ का आयतन दे दिया है, चौड़ाई दे दी है और ऊंचाई दे दी। क्या पूछा आपसे, लंबाई, ठीक है। सवाल घुमा के भी आ सकता है, घनाभ का आयतन मिल जाए आपको, ठीक है, लंबाई दे दे, ऊंचाई दे दे, चौड़ाई पूछ ले तो भी यही तरीका है, ठीक है। तरीका नहीं बदलेगा। अगर तीनों मान उसमें दे रखा है और एक कौन सा भी मान पूछा है तो उसमें कोई तरीका नहीं बदला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है उसको हल करना है, ठीक है। आप लोगों को अपना जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, जो वीडियो को लाइक नहीं किया है उनको लाइक कर लेना है, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए हो गया। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 और उनका योग दे रखा है 30। क्या पूछा उसने, उनका अंतर क्या होगा, ठीक है। देखो दो संख्याओं का अनुपात, ये हमने पिछले वाले लेक्चर में भी किया था। कैसे कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दे तो हम क्या करेंगे कि पहली संख्या हम मान लेंगे कि जो पहली संख्या है वो क्या हो जाएगी हमारा 2x, ठीक है। मैंने इसको जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या मान लेना है, पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी 3x, ठीक है। यहाँ पे जो भी दिखे उसके साथ में x लगा देना आपको। तो पहली संख्या हो गई 2x, दूसरी संख्या हो गई 3x। अभी हमारी बन गई है कंप्लीट एक संख्या। जब एक कंप्लीट एक संख्या बन जाती है, ठीक है, तो अब सवाल में आगे क्या शर्त दे रखी है, उनका योग, इस संख्या और इस संख्या का योग। योग का क्या मतलब होता है, जोड़ना। जब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उत्तर किसके बराबर आएगा, उत्तर आएगा 30 के बराबर। जोड़ो 3 और 2 कितने हो गए, 5x बराबर 30। x का मान कितना आ गया, 30/5। 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 6 30। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब ये जो 2 है, देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का है, तो 2 गुणित x का मान कितना है 6, तो यहाँ रख दिया 6, 6 दूनी हो गया 12, ठीक है। फिर क्या है 3 गुणित 6, 12 6 3 18। अब उसने क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो भाई 18 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अंतर, 6 आ जाएगा। यह आएगा विकल्प नंबर सी। इन लोगों का भी विकल्प नंबर सी है, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। हो गया स्पष्ट कैसा है विकल्प नंबर सी। जब भी आपको संख्या अनुपात में दे, या देखो इनका गुणनफल देता
अगर बोल देता कि इन दोनों संख्या का गुणनफल 30 है तो मैं यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देता, बस इतना सा ही होता। ठीक है, इससे ऐसा सवाल हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, जब भी दो संख्या को अनुपात दे तो एक को 2x तीसरे को 3x मान लेना, x का मान निकाल देना, मान रख देना, जो सवाल पूछो वो आपको बता देना। मान लो इसमें पूछता है कि अच्छा बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है हमारी 18 हो जाती है। ठीक है, और छोटी संख्या क्या हो जाती है हमारी 12 हो जाती है। ठीक है, ये आता। चलिए अगला सवाल हल करिए। कथन दे रखा है और पूछा है कि दो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, समकोण का मान 90 डिग्री होता है। हमने पहले भी इसका डिस्कशन किया था कि जो समकोण होता है बिल्कुल सीधा होता है और ये कितने डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। यदि इससे हम इधर जाएंगे कम, तो क्या कम में जाएंगे तो क्या क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं न्यून कोण, और अधिक में जाएंगे तो हम उसे बोलते हैं अधिक कोण। अगर ठीक है, तो समकोण का मान कितना होता है, तो समकोण का मान होता है हमारा 90 डिग्री। अधिक के हो जाएंगे तो अधिक कोण, कम के हो जाएंगे तो कम सॉरी न्यून कोण हो जाएगा। तो पहला समकोण का मान 90 डिग्री होता है, तो बिल्कुल सही है पहला हमारा कि समकोण का मान क्या होता है 90 डिग्री होता है। दूसरा क्या दे रखा है 60 डिग्री एक न्यून कोण है, क्योंकि देखो 90 डिग्री से कम है इसलिए क्या कहलाएगी ये न्यून कोण। तो दूसरा भी सही है, मतलब हमारे विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2 दोनों बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का आंसर क्या मिलेगा, विकल्प नंबर सी। ठीक है, जिन लोगों ने भी सी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, क्या है, एक वस्तु 10% के लाभ पे बेची जाती है। लाभ उसे कितना हो रहा है, बेचने वाले को 10% हो रहा है। कितने में बेच रहा है वो, रुपए 5500 में बेच रहा है। जब 5500 में कोई वस्तु को बेचा जा रहा है तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। अब मुझे बताइए, जब ये बेच रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, और क्या है हमारे पास लाभ प्रतिशत। तो देखो आपको इस सवालों में क्रय मूल्य पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्रय मूल्य पता नहीं है तो आप आगे उसको हल नहीं कर सकते। तो 10% के लाभ पे यदि 5500 में बेची जाती है तो क्रय मूल्य हम मानेंगे 100 रुपए, लाभ हो रहा 10 तो हो जाएगा 110 गुणित 5500, काट देंगे ये 0 से 0, 11 में 11, 11 में 55, मतलब वस्तु को कितने में खरीदा गया था, 5000 रुपए में उसे खरीदा गया था। और जब 5500 में बेचा गया तो उसे लाभ कितना हुआ, 10% लाभ हुआ। अब वो जब 6000 में इस वस्तु को बेचता है तो उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा बताओ, 5000 में खरीदी और 6000 में मैं इसको बेचूंगा। ठीक है, बेचना इसको कितने में 6000, तो मुझे लाभ कितना हो रहा है, तो मुझे जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 1000 रुपए का। ठीक है, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे, बटे में क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, खरीदा था 5000 में, गुणित 100, काट देंगे 2 0 से 2 0, 1 0 से 0, 5 गुना 10, मतलब मुझे लाभ कितना हो रहा है 20% का। मतलब मैंने जब वस्तु को 5000 में खरीदा, मैं 5500 में बेच रहा हूं तो मुझे 10% का लाभ हो रहा है, और जब मैं इसी वस्तु को 6000 में बेचूंगा तो मुझे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, विकल्प नंबर ए, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। आया समझ में कैसे हो रहा है लाभ प्रतिशत, उसने लाभ प्रतिशत ही दिया है और लाभ प्रतिशत भी पूछा है। तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि वस्तु को कितने में खरीदा गया था। जब खरीदा गया होगा तो हम क्या निकालेंगे, उसको 6000 में बेच रहा है तो लाभ कितना हो गया, 5000 में खरीदा, 6000 में बेचा, 1000 का लाभ और 1000 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, उत्तर आ गया हमारा 20% का लाभ हो जाएगा उसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखो आपका सवाल कठिन तभी होगा जब वो क्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है, आपके सवाल में विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत दे रखेगा। आपको ऐसे सवालों में क्रय मूल्य पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमको क्रय मूल्य पता है तो हम फिर कौन सा भी मान निकाल सकते। ठीक है, चलिए अगला। श्रेणी दे रखी है 8, 11, 17, 26 और 38। ठीक है,
इस श्रेणी का आपको अगला क्रम बताना है कि अगला क्रम क्या आएगा। ठीक है, श्रेणी का अगला क्रम बताइए कौन सा आएगा। क्या दे रखा है 8, 11, 17, 26, 38। तो ये बढ़ते क्रम में कुछ बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ा, इसमें भी बढ़ा, इसमें भी बढ़ा। तो हम ये देख लेंगे कितना बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा, +3 बढ़ा, 8 में 3 जोड़ा तो 11 हो गया। 11 में कितना जोड़ा तो 17 आया, तो 11 में 6 जोड़ा तो 17 आया। ठीक है, 17 में कितना जोड़ा तो 26 आया, तो 17 में 9 जोड़ा तो 26 आया। 26 में कितना जोड़ा तो 38 आया, 12 जोड़ा तो 38 आया। मतलब देखिए इस श्रेणी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है श्रृंखला, इसमें 3 की वृद्धि हो जाती है। आप यूं भी देख सकते हैं कि 3 का पारा है, फिर 3 जोड़ा, फिर 6, फिर 9, फिर 12। तो बताइए अब कितना जोड़ेगा वो 15। तो मैं 38 में 15 को जोड़ूंगा, कितना आएगा 8 और 5 12, 8 और 5 13, 5 लाए 1, 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा 53 आ गया। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा रहेगा मेरा, सी रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा विकल्प नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा मेरा 53। ठीक है, जिन लोगों ने भी सी बताया उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो कैसे बढ़ रहा है, पहले 3 जोड़ा, फिर 6, फिर 9, फिर 12, तब कितना जोड़ेगा 15। तो जब हम 38 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो 53 कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर सी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। देखो ये जो प्रश्न है अगला, जब ऐसे आपके सामने सवाल आएंगे तो आपको गुणा नहीं करना है, आपको सिर्फ संख्याओं को गुणा कर लेना है और दशमलव लगा देना। ठीक है, पूरा ऐसा नहीं करना कि उसको 0.005 लिखा, फिर 0.05 लिखा, फिर उनका गुणा करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा वहां पे, और हमको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने परीक्षा में टाइम वेस्ट किया तो आपके सवाल छूटने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, यूं तो आपके 80 सवाल आएंगे और आपके पास 120 मिनट रहेंगे, पर आप जब परीक्षा देंगे तब आपको पता चलेगा कि 2 घंटे भी इस परीक्षा में हमें कम लगते। ठीक है, इसलिए आपको गलत शॉर्टकट तरीके से करना कुछ सवालों को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जैसा समझाया जा रहा है आपको वैसे ही करना है। ठीक है, क्या दे रखा है 0.5 गुणित 0.5 गुणित 0.005, यही सवाल दे रखा है आपका। ठीक है, अब बताना है, देखो जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो हमको क्या कर लेना है, सिर्फ संख्याओं का गुणा कर लेना है। इसमें क्या संख्या है 5, तो मैं 5 कर लूंगा। इसमें क्या बचा 5, तो इसमें भी क्या है 5, इन तीनों का मैं गुणा कर लूंगा। बचा में 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 का पारा 5 बार बोलेंगे तो 125। अब मुझे बस इसमें दशमलव लगा देना। कितने अंक 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो मैं भी पीछे से गिन लूंगा। देखो दशमलव जब लगाना है ना पीछे से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया मेरा 0.00125। ठीक है, तो कौन सा आ गया विकल्प नंबर डी। जिन लोगों ने विकल्प नंबर डी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया स्पष्ट कैसे आया। ऐसे सवालों में हमको क्या कर लेना है, सिर्फ संख्याओं को गुणा कर देना, इन सभी का गुणा आपस में नहीं करना। ठीक है, सवालों में ऐसे सवाल जब भी आएगा आपके सामने, आपको उसमें संख्या का गुणा कर लेना है। दशमलव की बात कितने अंक है उतने अंक पीछे से हमको दशमलव लगा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक राशि दे, देखो मैंने पहले भी बोला जब भी आपके सामने साधारण ब्याज का सवाल आता है तो आपको कुछ बातों को लिख लेना है। पहले लिख लेना है मिश्र धन, ठीक है, फिर आपको लिख लेना है मूलधन, ठीक है, फिर आपको लिख लेना दर, समय और साधारण ब्याज। ठीक है, जब भी आपके सामने सवाल आए मूलधन, मिश्र धन, साधारण ब्याज और समय, ठीक है, देखो जिन लोगों को हो गया स्पष्ट उनसे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर देखो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा ना, उनको क्या कर लेना है 5 चीजों को लिख लेना, मिश्र धन, मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। ठीक है, ये हमें पता हो, ये हमने लिख लिया। ये जब भी साधारण ब्याज का सवाल देखा तो आपको इन 5 बातों को लिख लेना, मिश्र धन, मूलधन, दर, समय और ब्याज। अब आपका सवाल ने क्या किया है वो इनके सामने लिख लेना है। ठीक है, चलिए एक राशि 8 वर्ष में
8 वर्ष मतलब समय दे दिया उसने, कितना दे दिया, 8 वर्ष दे दिया, तो मैंने समय के सामने लिख लिया। फिर क्या लिखा कि साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी, तो मैं 2 गुना कहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, वो छोड़ो। देखो उसने बोला है कि देखो मैं जब किसी व्यक्ति को कुछ भी राशि, मान लो मैंने किसी को 200 रुपए दिए, ठीक है, जब मैं उसको 200 रुपए दूंगा तो वो 8 वर्ष में मुझे 400 रुपए देगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्या बोला मैंने, जब मैं किसी को 200 रुपए उधार दूंगा तो वो मुझे 8 वर्ष के बाद 400 रुपए देगा, तो उसका मतलब होता है 2 गुना का, मतलब कि मूलधन मैंने जब 200 रुपए दिए, कल भी मैंने समझाया था कि जो मैं उधार दूंगा उसे हम बोलते हैं मूलधन, जो हमें ब्याज के साथ में मिलेगा उसे हम बोलते हैं मिश्र धन। तो जब मैं उसे 200 रुपए 8 वर्ष के लिए दूंगा तब वो मुझे कितना देगा, 400 रुपए देगा, ठीक है। मतलब मैं जो भी मूलधन मानूंगा तो मुझे मिश्र धन को दुगना मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे सवालों में जब आपको समय या दर ही दे रखे और कुछ पूछा हो तब आपको मूलधन मान लेना है 100 रुपए। अच्छा बताओ, मेरे सवाल ने बोला है कि 2 गुना, 2 गुना का मतलब होता है कि मैंने जब मूलधन जब मेरा 100 रुपए है तो मुझे मिलेंगे 200 रुपए, ठीक है। अच्छा बताओ, मुझे साधारण ब्याज कितना मिला, जब मैंने उसको 100 रुपए दिए, उसने 200 रुपए, तो मुझे फायदा कितना हुआ, 100 रुपए का हुआ, तो 100 रुपए क्या हो गया मेरा साधारण ब्याज। अब मुझे क्या निकालना है, दर, तो मैं बिल्कुल दर निकाल सकता हूं। अब मेरे पास मूलधन भी है, समय भी है, साधारण ब्याज भी, अब मैं बिल्कुल दर का क्या लगा सकता हूं, सूत्र लगा सकता हूं। दर का सूत्र क्या है, दर प्रतिशत बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन गुणित क्या आ जाएगा, समय, ठीक है। अब साधारण ब्याज बताओ कितना है, साधारण ब्याज मेरे पास 100 रुपए गुणित 100, ठीक है, बटे में मूलधन कितना है मेरे पास, मूलधन 100 रुपए है, ठीक है। समय कितना है 8 वर्ष, ये 100 से 100 कट जाएगा, काटेंगे, 4 दूना 4 से 25 बार, तो 25 में जब मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 12.5%। प्रतिशत क्यों लगाया है, क्योंकि दर पूछा, जब भी आपसे दर पूछे आपको प्रतिशत लगाना है, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए आ चुका, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे इस पर देखो, उसने सिर्फ एक ही चीज दे रखी थी, हमें दे रखा था समय 8 वर्ष, लेकिन हमने मूलधन मान लिया तो मिश्र धन आ गया, और जब मिश्र धन आ गया तो हमारा साधारण ब्याज आ गया, और हमने क्या किया, दर का सूत्र लगाया। देखो अगर वो बोलता है कि कोई राशि है, ठीक है, 8 वर्ष में 4 गुनी हो जाती, तो मेरा मिश्र धन कितना हो जाता, 400 रुपए हो जाता, और मुझे ब्याज कितना मिलता, देखो मैंने 100 उधार दिया था, मुझे मिला कितना, 400, तो मुझे साधारण ब्याज हो जाता 300, क्योंकि उसने 2 गुने का बोला है, इसलिए मैंने इसको क्या रखा है, 2 गुना। सवाल यहाँ पे आपको 3 गुना भी दे सकता है, 4 गुना हो सकती है, तो ये राशि को 3 गुना कर देना। मूलधन ऐसे सवालों में आपको 100 रुपए ही मानना है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आए आपको मूलधन 100 रुपए मान लेना है, और वो बोले कि इतना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा तो यहाँ 400 कर देना, बोले कि 8 गुना हो जाएगा तो यहाँ 800 कर देना, वो बोले कि 2 गुना हो जाएगा तो यहाँ आपको 200 कर देना है। जब आपके मिश्र धन मूलधन होगा तो आपको इसमें से इसको घटा के साधारण ब्याज लगा पता कर लेना। जब साधारण ब्याज पता है फिर हम दर या समय को ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसे सवालों में 2 ही चीज पता करने को आएगी, उसकी दर क्या रहेगी और उसका समय क्या रहा, ठीक है। इसके अलावा और ऐसे कठिन सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए हो गया इस पर, चलिए अगला सवाल हल करिए। देखो ये सवालों की प्रैक्टिस करने के बाद जब दोबारा ऐसे सवाल आपके सामने आए तो आपसे बनने भी चाहिए, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सही है। अगर मैंने समझा दिया फिर वापस वही सवाल आ रहा है और आप नहीं कर पा रहे आपकी प्रैक्टिस में, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है इन सवालों को देखने से, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे सवाल जब भी एक सिर्फ दर या समय दे रखे हमें मूलधन 100 रुपए मान लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो गया, अगला प्रश्न, ठीक है। सरलीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, 840 प्लस 5, ठीक है, 840 प्लस 5 का 8 गुणित 4 माइनस 35, ये दे रखा है। 840 प्लस 5 का 8 गुणित 4 माइनस 5 35 हो। देखो हमने पढ़ रखा है व्यंजकों का सरलीकरण। व्यंजकों के सरलीकरण में हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा कोष्ठक, चाहे छोटे कोष्ठक के अंदर कुछ भी चिन्ह रहो, हमें उससे कोई मतलब है ही नहीं, हमें छोटा कोष्ठक ही सबसे पहले हल करना है। तो बताओ
840 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 845 का 8 गुणी 4 माइनस 35। छोटा कोष्टक हट चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब किसको हल करेंगे हम, इस पूरे सवाल का को हल करेंगे, तो पूरे सवाल को ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। चलो 845 में आपको क्या कर लेना है, 8 से गुणा कर देना, ठीक है। 8 5 40 हासिल है 4, 8 चौक 32 और 4 36 हासिल है 3, 8 64 और 3 67, कितना आया 6760। अब किसका नंबर है, गुणा का नंबर है, ठीक है। माइनस 35 ऐसा ही रहेगा, तो इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 4 का, 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, 4 6 24, 50 हासिल है 2, 4 28 और 2 30 हासिल है 3, 6 24 25 26 27 2700 27,040, कितना आया 27,000, ठीक है 27,040। अब उसने देखो 27,040 में से हमको क्या घटाना है, 35 घटाना है। ये 40 में से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। 5 बचा तो उत्तर आ गया हमारा 27,005, ठीक है। विकल्प नंबर बी, जिन लोगों का भी विकल्प नंबर बी है उनका बिल्कुल सही है। देखो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। व्यंजक दे रखा है, व्यंजक को सोल्व करना, ठीक है। सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करना, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर का, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ, ठीक है। घटाओ को हम क्या करते हैं, सबसे आखिरी में उसका हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हल होता है सबसे छोटा कोष्टक, चाहे वो सवाल में कहां पर भी रहो, चाहे वो सबसे शुरुआत में रहे, चाहे पीछे सबसे पीछे कोने में पड़ा रहे या बीच में पड़ा रहे, हमको सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक हल करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक मैच आधा घंटा चला। अच्छा आधा घंटा को मैं कैसे लिखूंगा, 30 मिनट चला हुआ मैच, ठीक है। देखो ये जो सवाल है ये आपकी पिछली परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो देखो पिछली परीक्षा में ये सवाल बिल्कुल आया था, ठीक है। इससे पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें सवाल आया था, सुनना, एक मैच आधा घंटा चला। देखो प्रश्न में सिर्फ उलझा के रखा है, बाकी ये सबसे सरल प्रश्न यही था, बाकी प्रश्न ने घुमा के बोला उसने, ठीक है। उसकी भाषा को समझना बहुत आवश्यक हो जाता। उसने बोला कि एक मैच 30 मिनट चला, कितने मिनट चला, 30 मिनट, तो बताना है आपको, ठीक है। पहली बात तो उसने बोला 30 मिनट नहीं बोला, उसने बोला आधा घंटा। देखो उसने उलझा दिया, आधा घंटा, बहुत सारों को आधा घंटा लिखना याद नहीं कि आधा घंटा कैसे लिखे, अरे आधा को कैसे लिखते, 1/2 घंटे, ये लिख दो आप, या इसको 30 मिनट लिख दो, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें पता आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट, हमने बोल दिया कि मैच 30 मिनट चला, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम में चला गया, टाइम आउट के लिए लिया जाता है। टाइम आउट का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। जैसे कोई पिक्चर चलती है, कोई मूवी चलती है, तो उसमें जो रेस्ट आती है ना, उसे हम बोलते हैं टाइम आउट। जैसे एक मैच हो जाता है, फिर दूसरी पारी होती है, तो जो 10 से 15 मिनट का जो गैप होता है ना, उसे हम बोलते हैं टाइम आउट, मतलब उस समय रेस्ट होती है। तो बताओ 30 का 1/10 भाग कितना हो गया, 3, मतलब उन्होंने 30 मिनट की मैच में कितना ब्रेक लिया, उन्होंने 3 मिनट का ब्रेक लिया। तो आपके सवाल में यही है कि यह टाइम आउट कितने मिनट का था, तो यह टाइम आउट 3 मिनट का था। देखो कितना सबसे छोटा सवाल, देखो उसने आधा घंटा तक बोल दिया, आधा घंटा बहुत सारों को लिखना याद नहीं है, ठीक है। आधा घंटा को या तो 1/2 लिख दो, आप 30 मिनट में लिख दो। सवाल ने क्या पूछा, सवाल ने हमारे विकल्प में क्या दे रखा है, मिनट देगा, इसलिए हमने इसको मिनट के रूप में लिख दिया। मिनट में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे 4 विकल्प मिनट में, इसलिए हमने इसको मिनट के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो हमने 30 का 1/10 निकाल लिया, मतलब उस 30 मिनट तो चला, लेकिन उसका 1/10 भाग जो है वो 3 मिनट टाइम आउट में चला गया, मतलब रेस्ट में चला गया। तो मैच कितने मिनट चला, अल्टीमेटली 27 मिनट की, 3 मिनट का टाइम आउट चला गया, ठीक है। तो 3 मिनट का हमारा आंसर हो गया विकल्प नंबर बी, ठीक है। ये पिछली बार पूछा गया सवाल था, ठीक है। पिछली जब परीक्षा हुई थी तो उसमें ये सवाल आया हुआ, ठीक है। चलिए, और अधिकतम लोगों से ये सवाल नहीं बना था, ठीक है। वो क्यों नहीं बना था, वो सिर्फ ये इस शब्द की वजह से कि आधा घंटा चला, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आधा घंटा लिखे कैसे, ठीक है। ये सबसे आसान प्रश्न था, बस उनको आधा घंटा देख भूल जा गया था। अगर वो बोलता ना सवाल 30 मिनट चला, तो वो उनके लिए आसान हो जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, या अगला, ठीक है। क्या है, 21 से 30 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। 21 से कहां तक की, 30 तक की, ठीक है। 21 से
30 तक की सम संख्याओं का योग क्या होता है, उसने तक बोला है, मतलब हम 30 को भी शामिल करेंगे। तो बताओ 21 के बाद में क्या आएगा 22, 23 में आएगा फिर 24, 25 में आएगा 26, 28, 28 में आएगा 29 और 30 आ जाएगा। इनका क्या करना है, योग याद करना है। तो 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20, हासिल आए 2, 2 में 2 4, 2 4 6, 2 4 8, 2 5 10, 10 और 3 13, कितना आ गया 130 आ गया। देखो उसने क्या बोला 21 से 30 तक, मतलब इसमें 21 को भी शामिल करना है। पर 21 को हम शामिल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 21 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए हम 21 को तो शामिल ही नहीं कर सकते। किसको शामिल करना पड़ेगा, हमें 30 तक बोला है तो 30। अगर आपका सवाल बोलता है ऐसा कि 21 से 30 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो ना तो हम 21 को शामिल करते, सॉरी हम इस 30 को शामिल यहाँ पे नहीं करते अगर ऐसा बोला। लेकिन उसने तक शब्द का उपयोग हुआ, तक का मतलब होगा हमको इसको भी इसमें शामिल करना है। ठीक है, 21 से 30 तक की सम संख्याओं का योग हो गया 130। विकल्प नंबर 1, जिन लोगों ने विकल्प नंबर 1 बताया उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सारे ने इसमें 30 को शामिल नहीं किया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे सवाल में तक बोला है। 21 से 30 तक की सम संख्या को योग आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 8 सही 9/4 को आपको दशमलव में बदलना। ठीक है, देखो वहां पे क्या किया, उसको लिखने में नहीं आता। ठीक है, वो 8 जैसा जो लिखा होता ना, मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ कि उसको जो बटे वाली संख्या होती है वो ऐसा लिखा है 8 सही 9/4 को दशमलव में आपको बताना। ठीक है, बताओ इसको बदलो, दशमलव में कैसे बदलेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया कि सवाल में कहीं पे भी अगर मिश्र भिन्न दिखी तो उसको क्या में बदलते हैं, हम विषम भिन्न में बदलते हैं। तो विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, 8 और 4 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32, इन दोनों का गुणा, 4 में 8 का गुणा करेंगे, 4 और 32, 32 में हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41, और जो बटे में है वो हमेशा बटे में ही रहता है। फिर हम क्या करेंगे कि 41 में 4 से भाग लगा देंगे, 4 एकम 4, ठीक है, घटाएंगे वो भाग में उसकी 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे, फिर भाग में जा रहा है उसकी 0, 4 दूना 8 -2, फिर 0, 4 20, तो उत्तर क्या आ गया हमारा 10.25, विकल्प नंबर बी। ठीक है, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि 1.25 आ रहा है दूसरा होता है, तो वो गलत है बेटा। आपको भाग लगाना याद होना चाहिए कि कैसे भाग लगाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 10.25, और नहीं हो रहा तो देखो आप क्या करो कि 10.25 में 4 का गुणा करो, तो क्या 41 आ रहा है, करो 5 चौक 20, हासिल आया तो 4 दूना 8, 9 10, हासिल आया 1, 4 में 0 गुणा करेंगे तो 0, 1 का 1, और 4 एकम 4, और 2 के बाद दशमलव, देखो बिल्कुल आ रहा है 41, तो हमारे क्या हो जाएगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, तो आज के हमारे जो प्रैक्टिस सेशन है उसके 20 सवाल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, फिर कल वापस नए सवालों के साथ में हम मिलेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया उनको लाइक कर लेना है, जो लोग चैनल पे नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपना नाम लिखना है, आपको 20 में से कितने नंबर आए वो आपको लिख देना है। ठीक है, 20 में से आपको 19 आए, 18 आए, जितने भी आए वो आपको लिख देना। ठीक है, कल फिर नए सवालों के साथ में मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल चलती रहेगी जब तक हमारी एग्जाम नहीं हो जाती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।